अब बात करते हैं द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट 1920 टू 1922। बैकग्राउंड में चलते हैं। फरवरी 1920 गांधी ने अनाउंस किया कि अगर पीस ट्रीटी जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद साइन हुई थी इंडियन मुस्लिम को सेटिस्फाई नहीं करती तो वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू करेगा। मई 1920 ट्रीटी ऑफ सेवरेस ने तुर्की को तोड़ दिया जो खिलाफत इशू को और इंटेंस बना गया। इस इंडियन मुस्लिम में और ज्यादा एंगर था क्योंकि खिलाफत को वीकेंड किया गया था। मूवमेंट का शुरुआत को देखते हैं। जून 1920 इलाहाबाद में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें गांधी के लीडरशिप में बाइकॉट प्रोग्राम अप्रूव किया गया। 31 अगस्त 1920 खिलाफत कमेटी ने नॉन कॉपरेशन कैंपेन ऑफिशियली स्टार्ट किया। सितंबर 1920 कांग्रेस ने अपने स्पेशल सेशन में नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अप्रूव किया। यह प्रोग्राम पंजाब और खिलाफत इशू के रिजोल्यूशन तक चलता रहा। इसमें स्कूल्स, लॉ कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉरेन गुड्स और गवर्नमेंट टाइटल का बाइकॉट शामिल था। कांग्रेस नागपुर सेशन दिसंबर 1920 को देखते हैं। कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को इंडोर्स किया जिसमें स्वराज यानी कि सेल्फ रूल को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल के थ्रू अचीव करने का टारगेट सेट किया। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस गांधी ने एक नया मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया। कांग्रेस मेंबरशिप फी को कम किया गया। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 15 मेंबर को रखा गया जो कांग्रेस के डे टू डे अफेयर देखेंगे। गांधी का प्रेडिक्शन था कि अगर ये प्रोग्राम फॉलो किया जाए तो स्वराज एक साल के अंदर मिल जाएगा। डिपार्चर एंड न्यू अलायंस जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस करपाडे, बीसी पाल जैसे कुछ लीडर कांग्रेस से अलग हो गए क्योंकि उन्हें लगता था कि लॉफुल स्ट्रगल ज्यादा जरूरी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कुछ दूसरे लीडर्स ने न्यू अलायंस या माइनर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट को देखते हैं। नेशनल वाइड टूर गांधी और अली ब्रदर ने देश भर में टूर किया जिसमें हर जगह नॉन कोऑपरेशन को प्रमोट किया गया। एजुकेशनल बाइकॉट स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ा और नेशनल स्कूल ज्वाइन किया। लीडर जैसे आचार्य नरेंद्र देव, सीआर दास, लाला लजपत राय, जाकिर हुसैन और सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल स्कूल को सपोर्ट किया। लॉयर्स एंड प्रोफेशनल ज्वाइन लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजा गोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी और मूवमेंट में शामिल हुए। पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन फॉरेन क्लोथ को बंद किया गया। शॉप सेलिंग फॉरेन लिक्वियर के सामने पिकेटिंग की गई। तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए की ओवर सब्सक्रिप्शन हुई। इमरजेंस ऑफ वॉलंटियर कोर्ट्स कांग्रेस वॉलंटियर कोर्ट्स बनाए गए जो पैरेलल पुलिस फोर्स का काम करते थे और ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ पब्लिक ऑर्डर बनाए रखते थे। कॉल फॉर आर्मी रेजिग्नेशन अली ब्रदर और गांधी ने मुस्लिम सोल्जर से आर्मी रेजिग्नेशन की मांग की जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। सिविल डिसोबीडियंस इनिशिएटिव्स लोकल मूवमेंट भी शुरू हुई जैसे नॉन टैक्स प्रोटेस्ट इन बंगाल और आंध्रा, स्ट्राइक इन असम, सिख एजिटेशन इन पंजाब, अवध किसान मूवमेंट, इक्का मूवमेंट और मेपिला रिवोल्ट। इम्पैक्ट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट प्रिंस ऑफ वेल्स के विजिट के टाइम पे स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशन हर जगह भारत में फैल गई जो ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट रेस्पॉन्स एंड लास्ट फेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मई 1921 टॉक ब्रेकडाउन गांधी ने वाइसरॉय के साथ टॉक किया लेकिन गवर्नमेंट का डिमांड था कि गांधी अली ब्रदर्स को परस्यूट करे ताकि उनके स्पीचेस से वायलेंस के पार्ट हटा दिए जाए। गांधी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और टॉक फेल हो गई। दिसंबर 1921 क्रैकडाउन गवर्नमेंट ने मूवमेंट को सप्रेस करना शुरू कर दिया। ये स्टेप लिया गया। वॉलंटियर कोर्ट्स को इलीगल डिक्लेयर किया। पब्लिक मीटिंग पर बैन लगा दिया गया। प्रेस सेंसरशिप लगा दिया। लीडर्स को अरेस्ट किया गया लेकिन गांधी को छोड़ा गया। अब लास्ट फेज ऑफ द मूवमेंट को देखते हैं। प्रेशर ऑन गांधी
1921 में कांग्रेस के लीडर ने गांधी पर सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम शुरू करने का प्रेशर डालना शुरू किया। अहमदाबाद सेशन 1921 में गांधी को सोल अथॉरिटी बनाया गया इस डिसीजन के लिए। सी.आर. दास ने सेशन को प्रिसाइड किया जबकि वो जेल में थे और हकीम अजमल खान एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। गांधी थ्रेट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। 1 फरवरी 1922 को गांधी ने बारदोली गुजरात से सिविल डिसोबीडियंस का थ्रेट दिया अगर पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज नहीं किया गया और प्रेस कंट्रोल नहीं हटाए गए। चौरी चौरा इंसिडेंट्स 5 फरवरी 1922 को देखते हैं। चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड प्रोविंस जो अब उत्तर प्रदेश है वहां पर हुआ। इंसाइटिंग इवेंट। पुलिस ने वॉलेंटियर्स को मारपीट की जो लिक्वियर सेल और हाई फूड प्राइस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने क्राउड पर फायर भी की जिसके बाद क्राउड ने रिटेलिएट करते हुए पुलिस स्टेशन को जला दिया। 22 पुलिसमैन की मौत हुई। कुछ पुलिस वाले भाग रहे थे लेकिन उन्हें पकड़कर आग में डाल दिया गया। गांधी को यह वायलेंस बहुत दुखदायी लगा और उसने इमीडिएट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। गांधी का बिलीव था कि अगर मूवमेंट में वायलेंस हो तो वो सत्याग्रह का प्रिंसिपल का एगेंस्ट है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसीजन बारदोली फरवरी 1922 को देखते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बारदोली में एक मीटिंग की और लॉ ब्रेकिंग एक्टिविटी को बंद करने का डिसीजन लिया। फोकस शिफ्ट कर दिया गया कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ जिसमें खादी को प्रमोट करना, नेशनल स्कूल स्टेब्लिश करना, टेम्परेंस यानी कि शराब के खिलाफ को प्रमोट करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना, अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ना। गांधी अरेस्ट एंड कोर्ट सेंटेंस को देखते हैं। मार्च 1922 में गांधी को अरेस्ट किया गया और उन्हें 6 ईयर की जेल सेंटेंस दी गई। गांधी का कोर्ट स्पीच बहुत फेमस हुआ जिसमें उसने कहा कि वो सबसे ज्यादा पेनाल्टी देने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा ड्यूटी था सिटीजन होने के नाते। अब बात करते हैं डाइवर्स व्यू ऑन विड्रॉवल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस पर्सपेक्टिव। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के डिसीजन को विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नेशनल कैलेमिटी यानी कि देश के लिए एक बड़ा संकट कहा। बोस का मानना था कि मूवमेंट के विड्रॉवल से इंडियन नेशनलिज्म को एक बड़ा सेटबैक मिला। लीडर इन प्रिजन्स जैसे देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय भी गांधी के डिसीजन से नाखुश थे। उन्होंने भी इस डिसीजन को गलत समझा। उनका मानना था कि मूवमेंट को रोकना एक बड़ा चांस था जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल को और मजबूत बना सकता था। लीडर्स इन प्रिजन जैसे देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय भी गांधी के डिसीजन से नाखुश थे। उन्होंने भी इस डिसीजन को गलत समझा। उनका मानना था कि एक बड़ा चांस था जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल को और मजबूत बना सकता था। अब मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। मार्क्सिस्ट थिंकर ने गांधी और कांग्रेस लीडर को डिसीजन को स्ट्रेटेजिक समझा जिसमें उन्होंने मूवमेंट को कंट्रोल किया। उनके हिसाब से गांधी और कांग्रेस लीडर ने मूवमेंट को रोक दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मूवमेंट में रेडिकलिज्म यानी जैसे वो रिवॉल्यूशनरी मास मूवमेंट कह रहे थे बढ़ रहा था और वो वायलेंट हो सकता था। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि गांधी ने नॉन वायलेंस का नाम पर मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो सेफ चैनल में रहे और ब्रिटिश के अगेंस्ट वायलेंट अपराइजिंग ना हो। अब गांधी स्टैंड को देखते हैं। गांधी ने अपने डिसीजन को नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल के साथ जस्टिफाई किया। गांधी का कहना था कि अगर मूवमेंट में वायलेंस होता है तो वो सत्याग्रह का प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी सफरिंग या ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बस मूवमेंट को वायलेंट होने से रोकने के लिए। गांधी का मेन फोकस था कि नॉन वायलेंस को प्रायोरिटी देना
चाहे इसके लिए उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़े। लीडर्स रिएक्शन को देखते हैं। नेशनलिस्ट लीडर जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को गांधी का डिसीजन समझ में नहीं आया। इन लीडर को लगता था कि मूवमेंट को रोकना गलत है, क्योंकि मूवमेंट ने मासेस को यूनाइट किया था और ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को बिल्ड किया था। इन लीडर्स का मानना था कि गांधी को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था और मूवमेंट को जारी रखना चाहिए था, चाहे वायलेंस का रिस्क हो। अब बात करते हैं खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इंक्लूजन ऑफ अर्बन मुस्लिम। अर्बन मुस्लिम को नेशनल मूवमेंट में शामिल करना एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। गांधी और कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को अपना प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट मिला। इससे मुस्लिम मासेस को नेशनल स्ट्रगल में शामिल करने का मौका मिला। लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। इस मूवमेंट ने कम्युनलाइजेशन यानी कि रिलीजियस पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस को बढ़ावा दिया। खिलाफत इशू को रिलीजियस टर्म में देखना थोड़ा कम्युनल पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है, जो बाद में हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बढ़ा सकता है। फेल्यूर इन रेजिंग रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। नेशनल लीडर खासकर गांधी ने मुस्लिम रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को सेकुलर लेवल तक नहीं एलिवेट किया। सेकुलर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस को रिलीजियस बाउंड्रीज से परे रखना, ताकि हर कम्युनिटी को अपने राइट्स और फ्रीडम के लिए एक यूनिफाइड स्ट्रगल हो। मुस्लिम लीडर ने अपने रिलीजियस सेंटिमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जो सेकुलरिज्म को थोड़ा वीकेंड करता था। सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट ये था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ इंडिपेंडेंस के लिए काम करना चाहिए, पर यह रिलीजियस इशू थोड़ा डिवाइड कर रहा था। अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड मोबिलाइजेशन। नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी तक पहुंचा दिया। ये मोबिलाइजेशन काफी ब्रॉड थी, जिसमें आर्टिसंस, पीजेंट्स, स्टूडेंट, अर्बन पुअर, वुमेन्स ट्रेडर्स सभी को शामिल किया गया। गांधी ने नॉन कोऑपरेशन के थ्रू पीपल पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया, जिसमें हर क्लास और कम्युनिटी को अपना रोल दिया। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का स्प्रेड हुआ, जो इंडियन यूनिटी को प्रमोट करता था और ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को बिल्ड करता था। रिवॉल्यूशनरी इम्पैक्ट। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल को पॉलिटिसाइज किया और उन्हें रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर दिया। रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर का मतलब है कि कॉमन पीपल को अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करने की सोच आई। नेशनल मूवमेंट ने मासेस को एम्पावर किया, जिसमें आर्टिसंस, पीजेंट्स, वर्कर और वुमेन भी शामिल थे। ये एक रिवॉल्यूशनरी चेंज था, जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया और कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक मास मूवमेंट बन गया। चैलेंजेस टू कॉलोनियल रूल मिथ। मॉडरेट नेशनलिस्ट ने कॉलोनियल रूल के मिथ को चैलेंज किया, जैसे कि ब्रिटिश रूल का ये बिलीव कि वो इंडियंस के लिए बेनिफिशियल है। इकोनॉमिक क्रिटिक ने ये दिखाया कि ब्रिटिश रूल एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करता है और इंडियन मासेस को पॉवर्टी और बैकवर्डनेस में डाल रहा है। सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन के थ्रू मास स्ट्रगल ने ये मिथ भी तोड़ दिया कि ब्रिटिश रूल इनविजिबल है। ये दिखाया कि ब्रिटिश को डिफीट किया जा सकता है अगर मासेस यूनाइटेड हो। डिमिनिश्ड फियर ऑफ कॉलोनियल रूल। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने कॉलोनियल रूल के फियर को डिमिनिश किया। गांधी और कांग्रेस ने मासेस को फियरलेसनेस सिखाई, जिससे ब्रिटिश रिप्रेशन मैकेनिज्म का डर कम हो गया। मूवमेंट के दौरान पीपल्स ने ब्रिटिश अथॉरिटी से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करना शुरू किया, जो पहले उनके लिए इम्पॉसिबल लगता था। फियरलेसनेस का स्प्रेड होना मासेस को एम्पावर्ड करता था और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता था कि वो ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर सकते हैं।